Hey guys, welcome everyone to my channel Urban Commerce. Today I'm going to begin with the very first chapter of business studies, and the chapter name is Fundamentals of Business. Yes, Fundamentals and Evolution of Business के नाम से ये चैप्टर है। तो हम बहुत बेसिक्स इस चैप्टर की बात करेंगे। इस चैप्टर को मैंने जो है वो दो पार्ट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो अभी जो है मैं फर्स्ट पार्ट के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कि बेसिकली दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करी जाती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब एक इंडिविजुअल, एक पर्सन जो है जो भी एक्टिविटी करता है, उन एक्टिविटीज़ को करने का अपना अपना मोटिव हो सकता है। मोटिव के बेसिस पर इन एक्टिविटीज़ को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई और दूसरी आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जिनको करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो टू अर्न मनी है, टू अर्न लाइवलीहुड है। पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के उद्देश्य से जो भी क्रियाएं करी जाती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करी जाती हैं, उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में रखते हैं। और वो एक्टिविटीज़ जिनको परफॉर्म करने का जो मेन मोटिव होता है वो मनी अर्निंग नहीं होता है, वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जैसे आपका जो है वो फैमिली के लिए लव हो गया, एक पुजारी के लिए जो है वो भगवान के प्रति जो है वो श्रद्धा हो गई, ये सारी चीज़ें, या हमारा सोशल वेलफेयर के सारे क्रियाएं हैं, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है, जहाँ पर किसी चीज़ को हम अपनी फीलिंग्स के लिए जो है वो करते हैं, अपनी फीलिंग्स के लिए जो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जाती हैं। कौन सी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये हमारे इस चैप्टर का जो है वो सिलेबस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जो बात करेंगे, जो कि बिजनेस है, बिजनेस अगर है तो मनी इन्वॉल्व है, और अगर मनी इन्वॉल्व है तो वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात हो रही है। तो हम जो यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करेंगे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं तीन पार्ट्स में: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। फर्दर हम इन्हीं चीज़ों को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। सो द एक्टिविटीज़ विच आर बीइंग परफॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वो एक्टिविटीज़ जिनके करने का जो मोटिव है वो मनी अर्निंग है, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। और इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को तीन पार्ट्स में, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया: प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस क्या है? चूंकि चैप्टर का नाम, सब्जेक्ट का नाम ही बिजनेस स्टडीज है, तो यहाँ पर बिजनेस तो होगा ही। बिजनेस क्या है? बिजनेस को डिटेल में समझते हैं। बिजनेस refers to those economic activities which involves production, purchase, sale, sale or distribution of goods and services at a regular basis. Regular basis is important. Let me tell you, regular basis is very important. At regular basis with a purpose of earning income or profit through satisfaction of human needs. तो बिजनेस जो है वो कई सारी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हुए जो है किया जाता है। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं फिर से बताया दे रहा हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब यहाँ पर मनी इन्वॉल्व है। ये मनी अर्निंग के ऑब्जेक्टिव से की गई एक्टिविटी हो सकती हैं, होंगी, आई एम सॉरी। सो बिजनेस refers to those economic activity which involves production, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा हो, जहाँ पर परचेज एंड सेल है, जहाँ पर गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हो, और सारी चीज़ों का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है अर्निंग इनकम और प्रॉफिट्स थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। हम लोगों की नीड्स को फुलफिल करेंगे और बदले में हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। और इन सारी एक्टिविटीज़ में ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। इस डेफिनेशन के बेसिस पर, इस मीनिंग के बेसिस पर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं डिस्कस करते हैं कि बिजनेस में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाउ कम? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मनी अर्निंग। सेकेंड, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब यहाँ पर या तो आप गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर आप गुड्स को खरीद रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज को। सेल एंड एक्सचेंज, यहाँ पर आपने जो भी गुड्स बनाया या जो भी गुड्स
परचेज किया था उसको आपको क्या करना है, सेल करना है, बेचना है। इन दी सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब यहाँ पर परचेस या प्रोडक्शन हो सकता है। देन दूसरी जो एक्टिविटी बताई गई वो क्या है, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगला जो है वो है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लेते हैं आपके पास कुछ पुराने क्लास 10th की कुछ बुक्स थी पुरानी, और आपको लग रहा है कि आपके लिए वो यूज़ नहीं है। मान लो मैथ्स की बुक थी या फिर साइंस की बुक थी, आपको लग रहा है यूज़ नहीं है, आपने OLX पे उसे सेल कर दिया, OLX पे डालकर वो किसी को सेल कर दिया, तो विल इट बी कंसीडर्ड एज अ बिजनेस? नो। क्यों? क्योंकि वो एक्टिविटी आप रेगुलर बेसिस पर नहीं करते हो, वो आपकी रेगुलर बेसिस एक्टिविटी नहीं है, तो उसको हम बिजनेस एक्टिविटी के अंदर शामिल नहीं करेंगे। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रॉफिट मोटिव, मतलब बिजनेस को परफॉर्म करते समय आपका जो मोटिव होगा, बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते समय आपका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मेकिंग होता है। आप प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव के लिए ही ये एक्टिविटीज करते हो। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, आप श्योर नहीं हो कि आपको बदले में क्या मिलेगा, बदले में प्रॉफिट मिलेगा, बदले में सफिशिएंट प्रॉफिट मिलेगा, बदले में कितना प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप पहले से कुछ भी 100% एक्यूरेटली नहीं बोल सकते हैं। तो देयर इज अ अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के केस में अगर हम बात करें तो रिटर्न की जो है वो पॉसिबिलिटीज आप पहले से ही जो है वो श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं। एलिमेंट ऑफ रिस्क, सिमिलर पॉइंट है आपका, एलिमेंट ऑफ रिस्क इज देयर। रिस्क का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट कम होना या प्रॉफिट ना होने की संभावना। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर रिस्क की पॉसिबिलिटीज पूरी तरीके से है। वो रिस्क के रीजन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस आपका जो है वो रिस्क से इन्वॉल्व रहता है। ये भी कहा गया है प्रॉफिट उसी को होता है जो रिस्क लेता है। अगली इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाती है प्रोफेशन। दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाती है प्रोफेशन। प्रोफेशन जहां पर कुछ लोग जो है वो अपनी सर्विसेज जो है ऑफर करते हैं। इट रिफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन, एक इंडिविजुअल परफॉर्म करता है हैविंग सम स्पेशल नॉलेज। अगर प्रोफेशन की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि एक प्रोफेशनल जो होता है उसको अपनी फील्ड में स्पेसिफिक या स्किल्ड नॉलेज होती है, एंड स्किल विच इज यूज्ड इम्पार्शली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सर्व का मतलब आप बिना मॉनेटरी टर्म्स के जो है वो सर्विस मत मानिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया गया बेसिकली सर्व का मतलब यहाँ पर सर्विसेज से रिलेटेड है। इट रिफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज। ये उन लोगों की बात कर रहा है जिनको कुछ स्पेशल फील्ड की नॉलेज है, स्किल्स हैं, जिन्होंने उस चीज़ की पढ़ाई करी या उस चीज़ को जो है खूब सारा प्रैक्टिस किया, और उन्हीं सर्विसेज को वो लोगों को ऑफर करते हैं इन कंसिडरेशन ऑफ सम मनी। यस, एग्जाम्पल डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये क्या करते हैं अपनी फील्ड में जो है वो स्टडीज़ करते हैं। इनका जो पूरा सब्जेक्ट होता है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है, उसको आप डिटेल से स्टडी करते हो, आप किसी एसोसिएशन के मेंबर हो गए, देन आपने जो भी स्किल्स डेवलप करी उन स्किल्स से आप क्या करोगे, सोसाइटी को सर्व करोगे इन कंसिडरेशन ऑफ सम फी। तो जनरली जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो फी चार्ज करते हैं। On the basis of these, there are certain characteristics of profession. Profession की अगर पहली कैरेक्टरिस्टिक पर आए तो यह है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। प्रोफेशन के अंदर आप जिस भी सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हो उस सब्जेक्ट की आपको स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको सब्जेक्ट की भरपूर नॉलेज होनी चाहिए। देन फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अब उस सब्जेक्ट की नॉलेज को एक्वायर करने के लिए आप या तो किसी कॉलेज में गए होंगे या तो आपने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया होगा, ठीक है, तो आपको वो नॉलेज को एक्वायर करने के लिए आपको फॉर्मल एक तरीका, एक मेथड अख्तियार किया जाता है। अब वो मेथड आपका जो है स्कूल, कॉलेज, कुछ भी हो सकता है। कोड ऑफ कंडक्ट, हर एक प्रोफेशन का कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब हम किसी चीज़ को किन नियमों के अंतर्गत रहते हुए करेंगे। मीन्स देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस विच यू नीड टू फॉलो अंडर प्रोफेशन। हर प्रोफेशनल पर्सन के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं और किसी प्रोफेशन को फॉलो करते समय हमें उन्हें उन बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। मेंबर ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन,
जनरली जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो किसी एसोसिएशन के मेंबर होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, जो आपका जो डॉक्टर्स होते हैं वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वो बार काउंसिल के मेंबर होते हैं। आपके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनका जो एसोसिएशन है वो है इंडियन चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया, ICAI। तो जनरली जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो किसी जो है वो एसोसिएशन के मेंबर होते हैं, और वही एसोसिएशन जनरली उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है। ठीक है, उन कोड ऑफ कंडक्ट को अगर आपने सही से फॉलो ना किया तो आपको उस एसोसिएशन के मेंबरशिप से हटाया भी जा सकता है। प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, तो इकोनॉमिक पॉइंट तो है, लेकिन यहाँ पर जो हम बात करेंगे वहाँ पर हम अपनी सर्विसेज पर ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देंगे इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग बेसिकली नहीं होता, आप अपनी सर्विसेज देंगे, यस आप उसके लिए एक रीजनेबल फीस चार्ज करें, बट आप अपनी सर्विसेज देके बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रॉफिट आपसे उम्मीद करी जाती है कि बहुत ज़्यादा आप एक्सेसिव प्रॉफिट जो है वो नहीं लेंगे। अगला जो टर्म आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का तीसरा पोर्शन आता है वो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जनरली हम जब किसी के वहाँ किसी के अंडर में रहकर जो है वो काम करते हैं किसी जॉब एग्रीमेंट के अंदर में, तो वो एम्प्लॉयमेंट में आता है। क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम प्रोफेशन। आई विल बी टेलिंग हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रोफेशन। It is an economic activity. It's an economic activity under which people work for others and receive remuneration in consideration. जहाँ पर लोग किसी के अंडर में रहकर किसी एम्प्लॉयर के अंडर में रहकर काम करते हैं और बदले में उन्हें सैलरी मिलता है या वेजेस मिलता है। तो बदले में इन कंसिडरेशन जो मॉनेटरी बेनिफिट होते हैं उसको हम सैलरी या वेजेस कहते हैं। द एम्प्लॉयर कैन बी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। आपका जो एम्प्लॉयर हो सकता है वो गवर्नमेंट भी हो सकता है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट में भी परमानेंट, टेम्परेरी और कैजुअल बेसिस। आपकी जो एम्प्लॉयमेंट हो सकती है वो परमानेंट हो सकती है, टेम्परेरी हो सकती है या कैजुअल बेसिस पर हो सकती है। हाँ, कुछ प्रोफेशनल्स भी आपके जो है वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आ सकते हैं अगर वो किसी के अंडर में काम करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स कैन बी रिक्रूटेड एज ए एम्प्लॉय। हाउ कम? अगर कोई हॉस्पिटल है और ये डॉक्टर उस हॉस्पिटल के अंदर जो है वो काम कर रहा है किसी जिस जिस ओनर का हॉस्पिटल है उसके अंडर में रहकर अगर वो काम कर रहा है वो डॉक्टर, तो फिर वो एम्प्लॉय हो जाएगा। बट यही डॉक्टर अगर इसने खुद से अपना क्लिनिक खोला होता और ये फ्री होकर अपने काम को, अपनी सर्विसेज को दे रहा होता, तब फिर वो प्रोफेशनल होता। बट अगर ये किसी एम्प्लॉयर के अंडर में रहकर जो है वो सर्विसेज दे रहा है तो फिर ये क्या कहलाएगा? एम्प्लॉय कहलाएगा, और ये एम्प्लॉयमेंट्स के टर्म के अंदर आएगा। तो आई होप आप इन तीनों टर्म्स में जो है वो डिफ्रेंशिएट कर पाए होंगे। फर्दर क्लास 11th का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अ कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और अक्सर जो है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डिफरेंस करिए आप बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को। तो जिन लोगों को अभी भी इन तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आया, तो उन लोगों के लिए ये कंपैरिजन है। इस कंपैरिजन को आप अलग अलग बेसिस पर जो है वो समझिएगा। याद रखिए, जब भी आप कंपैरिजन लिखते हैं तो बेसिस ऑफ डिफरेंस ज़रूर लिखिए, वो आपके लिए जो है वो थोड़ा सा एक एडिशनल पॉइंट देता है। तो सबसे पहला जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ओनर का जो है वो डिसीजन लगता है, और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़, कुछ बिजनेस होते हैं जहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसे भी बिजनेस होते हैं जहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं। तो अगर आपका बिजनेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ की कैटेगरी में आता है तो आपको हो सकता है कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल करना पड़े, और उसके साथ आप अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। प्रोफेशन के अंदर आपको किसी स्पेसिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज की पहले तो अच्छे से जो है वो एजुकेशन लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, देन आपको उस प्रोफेशनल बॉडी का जो एसोसिएशन होगा उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और आप प्रोफेशनल हो जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप कैसे आ सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट का एस्टैब्लिशमेंट कैसे होता है? जैसे ही आपके एम्प्लॉयर ने आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया और सर्विस एग्रीमेंट आपको मिल गया, आप एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ गए। नेचर ऑफ वर्क। तो बिजनेस के अंदर आप क्या करते हैं, प्रोफेशन के अंदर क्या करते हैं, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या करते हैं? बिजनेस के अंदर आप जनरली गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं, सेल परचेज करते हैं, या उसका जो है वो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है।
और प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं। प्रोफेशन के अंदर हम अपनी पर्सनलाइज सर्विसेज देते हैं, ठीक है, हम इंडिविजुअल को सर्विसेज देते हैं अकॉर्डिंग टू आर नॉलेज। देन एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो भी वर्क होता है वो सर्विस एग्रीमेंट के अंदर, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर होता है। जो भी आपका जो है वो एग्रीमेंट बना था, सर्विस एग्रीमेंट बना था, उसमें जो भी चीज़ें आपको करने को कही गई थी आपको वही काम करनी। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो बिजनेस के लिए एज सच कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर्मली किसी तरीके का जो है वो क्वालिफिकेशन बिजनेस में रिक्वायर्ड नहीं है। जबकि प्रोफेशन में बात करें तो उस स्पेसिफिक फील्ड की एक्सपर्टी और ट्रेनिंग आपको कंपलसरी है, ज़रूरी है। बिना उसके आप उस प्रोफेशनल बॉडी के अंदर नहीं जा सकते, वो उस प्रोफेशन में आप नहीं जा सकते। एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो भी आपका एम्प्लॉयर जिस तरीके की जो है वो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर करता है जॉब के अकॉर्डिंग, वो क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए। बदले में आपको क्या मिलता है? रिवॉर्ड और रिटर्न, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस परफॉर्म करते हैं तो आपको बदले में मिलता है प्रॉफिट, अगर आप प्रोफेशन करते हैं तो आपको बदले में मिलता है प्रोफेशनल फ़ी, और अगर आप एम्प्लॉयमेंट के अंदर जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? सैलरी एंड wages. Clear? So in consideration of business you are getting profit, in consideration of profession you are getting professional fee, and in consideration of employment you are getting salary or wages. Then इन तीनों में क्या कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है? कैपिटल का मतलब यहाँ पर हो गया, चूंकि आप नए हो तो आपको एक एक टर्म को समझाना ज़रूरी है। कैपिटल क्या है? कैपिटल वो अमाउंट या वो असेट है जो कि बिज़नेस को स्टार्ट करते समय या बिज़नेस में ओनर के थ्रू पैसा जो लगाया जाएगा वो कैपिटल है। तो बिज़नेस, चूंकि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस हिसाब से मेरा बिज़नेस होगा, जिस स्केल का बिज़नेस होगा, जिस साइज़ का बिज़नेस होगा, अकॉर्डिंगली मुझे कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। बट प्रोफेशन के अंदर हो सकता है मुझे चेम्बर खोलना पड़े तो बहुत लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड, बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है। बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेंशन करना नहीं, एक छोटा सा कमरा और थोड़ा सा जो है वो फर्नीचर चाहिए होगा। तो बहुत, जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर को अगर एक अपना पर्सनल क्लिनिक बनाना है और एक फैक्ट्री अगर हमें लगानी है तो फैक्ट्री बिजनेस के अंदर आ जाएगा, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए होगा। डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा एक चेम्बर रिक्वायर्ड है तो छोटा मोटा आप चेम्बर बनवा लीजिए, उसके लिए कम कैपिटल रिक्वायर्ड है। बट अगर आप किसी के वहाँ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जा रहे हैं तो आपको ऐसा किसी तरीके की कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर किसी तरीके का कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, तो ध्यान से समझिएगा इसे। रिस्क, बिजनेस को करते समय यस, फुल ऑफ रिस्क इज देयर, अनसर्टेनिटीज हैं, आप बता नहीं सकते हो आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस हो सकता है। प्रोफेशन के अंदर रिस्क तो नहीं है, हाँ फ़ी का ऊपर नीचे हो सकता है। भाई हमारे वहाँ क्लाइंट ज़्यादा आ गए तो फीस ज़्यादा मिल गई, क्लाइंट नहीं आए तो फीस नहीं मिली, लेकिन नुकसान बहुत कम है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको किसी तरीके का लॉस नहीं है। वाई? बिकॉज आपने कुछ इन्वेस्ट किया ही नहीं है। आपकी जॉब रहेगी तो आपको सैलरी मिलेगी, अदरवाइज आपका कुछ पैसा डूबा नहीं। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या? हम अपनी चीज़ किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिजनेस में। यस, अगर मैं किसी बिजनेस का मालिक हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अपने उत्तराधिकारी को जो है वो बिज़नेस ट्रांसफ़र करना चाहूँ, तो बिल्कुल कुछ फॉर्मेलिटीज़, कुछ डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ हम आसानी से अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि हम डॉक्टर और हमारा लड़का भी डॉक्टर बने, तो ऐसा पॉसिबल तब तक नहीं है जब तक कि वो खुद से पढ़ाई वगैरह ना करे, वो उस फील्ड की जो है वो मेंबरशिप ना ले, ठीक है। तो हेयर ट्रांसफ़र कैन बी पॉसिबल, हेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब मान लेते हैं एम्प्लॉयमेंट में भारतीय इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो है वो किसी डिपार्टमेंट में वर्कर हूँ और उसके बाद चाहता हूँ, मैं मेरे बाद चाहता हूँ कि मेरे बाद जो है वही जॉब जो है मेरे लड़के को ऑफ़र कर दी जाएगा, मेरे लड़की को ऑफ़र कर दी जाए, तो यहाँ पर भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस कैन बी ट्रांसफर्ड, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द थर्ड पार्टी। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है? कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो बिजनेस के अंदर कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। प्रोफेशनल बॉडीज़ आपका जो है वो ज़रूर कोड ऑफ कंडक्ट रखती हैं जिसको कि आपको फॉलो करना होता है। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉयर जो भी नॉर्म्स एंड डिसीजंस, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, वो एक एम्प्लॉय को जो है वो फॉलो करना होता है। दिस इज़ अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर।
एंड आई होप कि इन तीनों के बीच का जो भी डिफरेंस है वो आपको डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो बहुत अच्छे से समझ भी आएगा इसको। अगर आपको समझ में आ गया है इसका आंसर तो आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। क्वेश्चन है, अ डॉक्टर रन्स हिज ओन क्लिनिक, हिज एक्टिविटी विल बी कंसीडर्ड एज बिजनेस, यस और नो? इफ़ यस देन हाउ, इफ़ नो देन व्हाई? ठीक है, एक बिजनेस अपना क्लिनिक खुद से रन कर रहा है, उसका एक्टिविटी जो है वो बिजनेस कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों? With this, we are coming to the end of this part first. Myself मुकेश मिश्रा फ्रॉम अर्बन कॉमर्स। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हुआ हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप हमें जो है वो फेसबुक पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है अर्बन कॉमर्स के नाम से। Thank you friends, thank you for watching. Do like our video and keep sharing this. Thank you.